हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन से सेशन की। और आज का जो सेशन होगा वो है भाई वाली सलाह। भाई वाली सलाह मैं इसे इसलिए कहूंगा क्योंकि अब बात है एग्जामिनेशन के नजदीक की। 20 दिन के आसपास का समय बचा है। मैं थंबनेल पर यह भी दिखा सकता था कि 20 दिन शेष, मात्र 20 दिन शेष, लेकिन वो आपकी एंजाइटी को बढ़ाता, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमें 20 दिन और मिल गए। यही एग्जाम जो है वो पहले 20 मार्च को होना था। ये तो आपका और मेरा सौभाग्य समझो कि हमें 20 मार्च को होने के बजाय जो है वो ये अप्रैल, आपका 15 अप्रैल के आसपास ये एग्जाम होना है, 15 के बाद में एग्जाम होना है। तो हमें इजीली बस 25 से 30 दिन का समय मिला ही है, पॉजिटिव रहना है। अब सबसे पहली बात, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है उसी तरीके से आपको लगना शुरू हो जाता है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में होता है, और वो एक फियर, एक फोबिया जो है वो सताने लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ रहा, अरे भगवान मेरा क्या होगा। एक क्वेश्चन गलत होते ही, जैसे आपने मान लीजिए क्या किया, 100 क्वेश्चन लगाए, उनमें से 10 क्वेश्चन गलत हुआ, आप जो है वो हिल जाओगे। आपको लगेगा आपने तो कुछ नहीं पढ़ रखा, अरे यार ये तो मेरे 10 क्वेश्चन गलत हो गए। तो कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो 100% रिजल्ट के साथ में काम कर रहा हो, तो ये दावा कर दे आज के आज कि मैं 100 में से 100 नंबर लाऊंगा, नहीं आए तो देख लेना। नहीं है भाई। इसलिए सबसे पहले भाई वाली सलाह यही है, डर उसको लगता है जो मेहनत करते हैं, है ना, जिसको एग्जाम ही नहीं देनी है, जिसने पढ़ाई नहीं है, जिसने सिर्फ फॉर्म लगा के छोड़ा हुआ है, जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, उसके डर है ही नहीं। उसको पूछ लो आप, वो कहेगा अरे ठीक है निपटा देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, तो उसको रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे तो डरना बहुत लाजमी है, और ये सब में है। आपकी जगह मैं होता तो मैंने भी ये फोबिया जो है वो फील किया है कि एग्जाम सेंटर तक जाते जाते ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल चुका हूं, लेकिन जैसे ही एग्जाम में पेपर हाथ में आता है उसके बाद में सारी मेमोरी जो है वो बिल्कुल ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश चीजें जो है वो लाकर देती है, परोस देती है। क्यों? क्योंकि आप जो पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो सेट हो जाता है। फिर उसको सही तरीके से निकालना और वहां प्रेजेंट कर पाना, ये आपकी जो है वो थोड़ा पेशेंस पर और नॉलेज पर या टेक्निक पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इस डर को डराओ कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको बहुत कुछ आता है। जितनी तैयारी आप कर रहे हो उतनी ही बाकी लोग कर रहे हैं। अब बातचीत शुरू करते हैं दूसरे कुछ लोगों से। देखो, भिन्न भिन्न भांति भांति के जो है वो लोग आएंगे जो एक प्रश्न से, जैसे मान लीजिए, एक समझ के देखिएगा, आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा, किसी भी वजह से गलती से मान लो, या जो है वो जानबूझ के मान लो, या मुझे वो नहीं आया हो और मैंने उसका उत्तर गलत दे दिया, तो क्या इसका मतलब मुझे ये परसेप्शन या आपको ये परसेप्शन बना लेना चाहिए कि मुझे पढ़ाना छोड़ देना चाहिए? ऐसा गलत है। लोग क्या करेंगे, अब अंतिम मोमेंट पे कुछ लोगों का ये प्रयास होता है, जानबूझ के प्रयास होता है। हमारे साथ में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्वेश्चन कर रहे हैं, ग्रुपों में ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिनकी कोई तुकबंदी नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। और मैं कहूं चलो है, आपको नहीं आता, क्या उखड़ गया, क्या उखाड़ लिया अगले ने एक क्वेश्चन डाल के। उसको ये कहो जो आपको एक क्वेश्चन भेजे उसको आप 10 क्वेश्चन भेजो, और ऐसे भेजो कि वो 10 में जो है वो मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो जाए। मैं तो सिंपल सी भाषा में जवाब देना जानता हूं भाई, कि जो आपसे जलते हैं उसके ऊपर घी डालो और बोलो स्वाहा। समझ पा रहे हो? यानी जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको इग्नोर कर दो, या तो पूरी तरीके से कि भाई हमने तुझे एक्स मानकर, नगण्य मानकर, शून्य मानकर छोड़ दिया है। ठीक है, जैसे मैथ्स में एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, बस उसको x% मानकर जो है वो छोड़ दिया जाए, उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाए, जीरो कर दो। अगर वो मतलब बड़ा से बड़ा तुर्रम खान भी है, मतलब 100 में से 100 भी ला रहा है, तो वो आपकी सीट पर बैठ के आपका सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएगा मेरे भाई, ये बात याद रखना। आप वो कितना भी आ रहा हो उसको, आप उसके कंपैरिजन में मत जाओ, आप तो जितना आपने पढ़ा है उस पर विश्वास करो। द फर्स्ट थिंग, ट्रस्ट योर सेल्फ, द फर्स्ट वन। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, आप दूसरों पे विश्वास नहीं कर पाओगे। द फर्स्ट वन एंड द मेजर पॉइंट इज ट्रस्ट योर सेल्फ। सेकेंड पॉइंट, ट्रस्ट योर टीचर। जो आपको पढ़ा रहा है वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। आपको अगर कोई टॉपिक 2 घंटे में पढ़ने को मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 घंटे पहले शुरू हुआ, उठा और उसको पढ़ा दिया। नहीं, उस बेचारे ने, चाहे कोई भी टीचर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही ऐसा कर रहा हूं, कोई मैं ही बहुत भला काम कर रहा हूं। सारे टीचर जो करवा रहे हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं, अलग अलग जगह से जो है वो चीजों को क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, पढ़ाने का तरीका देख रहे हैं, फिर आपके सामने परोस रहे हैं। इसका मतलब आपको जो काम करना था वो एक आदमी पिछले 3-4 दिन में कर चुका है, इसलिए आपको सिर्फ उसको ब्लाइंडली फेथ करके फॉलो करना है कि हाँ ये जो बता रहे हैं वो लगभग चीजें मुझे वही फॉलो करनी है। फिर देखो एक्स्ट्रा क्या करना होता है, एक्स्ट्रा होती है एक स्टूडेंट रिसर्च, कि अच्छा मैंने कोई पोइम पढ़ी, मैंने जो है
वो अ प्रेयर फॉर माय डॉटर पढ़ी, जो अजय सर ने पढ़ाया, जो एक्स टीचर ने पढ़ाया, मुझे पूरी समझ में आ गई है। अब मैं उसको किसी भी सोर्स से, किसी ऐसे सोर्स से, वापस टीचर्स के पास में नहीं जाना है कि मैं उनके क्वेश्चन लगा के देखता हूं लगेगा कि नहीं लगेगा। सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है कि कोई किसी टाइप का जो है वो क्वेश्चन बना के दे रहा है, कोई किसी टाइप का क्वेश्चन बना के दे रहा है। आप वहां जाओगे, होगा क्या, आप वहां गए, जाते ही आपने वहां 50 क्वेश्चन लगाए, 50 में से आपके 20 ही क्वेश्चन बने। कितने बने? 20 ही बने। 30 क्वेश्चन, मान लीजिए 30 क्वेश्चन नहीं बने तो डिप्रेशन, ओ हो भाई धोखा हो गया हमारे साथ में, पता नहीं अजय सर ने तो क्या पढ़ाया, उधर पड़ोसियों के गए थे, वहां तो मेरा क्वेश्चन ही नहीं बन रहा सर, मैं डिप्रेशन में आ रहा हूं, मैं डिप्रेशन में आ रही हूं। हो सकता है इसका एक लॉजिक ये भी तो देख सकते हो कि जो सामने वाला कोई भी एक्स व्यक्ति जो है वो आपको दूसरे तरीके से बता रहा है, उसका कंटेंट उस टॉपिक से रिलेवेंट ही ना हो, वो इरिलेवेंट कुछ भी दे रहा है और उससे आप मानसिक प्रताड़ित हो रहे हो, आप ही का नुकसान है। देखो होगा क्या, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं थोड़ी खरी बात कह रहा हूं। मुझे बहुत विश्वास है और दृढ़ विश्वास है कि लगभग हम बहुत अच्छे, मतलब मैं नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैक्सिमम में से जो है वो आपको मैं निकाल के दिखाऊंगा कि हाँ ये हमारे सिलेक्शन है। बच्चा खुद भी कहेगा, हमारे पास में डाटा होगा, वो भी बताएगा कि ये हमारा सिलेक्शन है साहब, हमने जो है वो इसको तैयार किया या हमने इसको गाइड किया। तैयार तो क्या किया है, वो तो आप लोगों की मेहनत है, 90% तो आप लोगों की मेहनत है, हम तो 10% आपके गाइडेंस में शामिल होते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं, ठीक है। इसलिए ये बाद में कह पाना कि साहब ऐसा ऐसा था, वो तो गलत है, वो तो सिर्फ नुक्ताचीनी होती है। आपको जो तय करना होता है वो पहले ही तय करना होता है, और दो चीजें आपको तय करनी होगी, आज तय करनी होगी, वरना ये 20 दिन आपको बहुत प्रताड़ित जो है वो करने वाले लोग। पहली ये कि खुद पर विश्वास करो, दूसरी ये कि जो है वो अपने टीचर पर विश्वास करो कि वो जो करवा रहा है ठीक है, मैंने भगवान मान के जो है वो शरण ले ली है, बस ठीक है, मेरे लिए बेस्ट है, जो भी है वो बेस्ट है, अच्छा बुरा जैसा भी पढ़ाया है ठीक है, मैं खुद रिसर्च कर लूंगा। अगर मुझे लगता है कि अजय सर की किसी जो है वो टॉपिक में कोई दिक्कत है, उनका टॉपिक जो है वो थोड़ा लो लेवल का है, तो मैं खुद रिसर्च कर लूंगा, मैं गूगल करूंगा कि चलो भैया काबुली वाला पढ़ाओ मुझे, गूगल पे बताओ, देखिए वहां वो एक्स्ट्रा क्या क्या बता रहा है, कोई ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट जो है वो सर्च करूंगा जहां से मुझे उसका ओरिजिनल कंटेंट मिल जाए। तो ये तरीका होता है। इसलिए सबसे पहली बात, ट्रस्ट करो खुद पे भी, टीचर्स पे भी, और नया करने का प्रयास मत करो। टाइम पास के लिए अपन जो है वो इसका भी देखूंगा, उसका भी देखूंगा, इसका भी, एक टॉपिक में से 400 क्वेश्चन लगा रहे हो, क्या क्या फायदा उस बात का? आप मुझे बना के दिखाओ, देखिए किसी भी टॉपिक में से अगर कोई पोएम है तो उसमें से रियल 100 क्वेश्चन से ऊपर बना के दिखाओ, जो एग्जैक्ट 100 क्वेश्चन है उससे ऊपर बना के दिखाओ। कोई ये कह दे कि सर मैं 500 क्वेश्चन बना दूंगा इस पोएम से तो मैं यहीं बैठा हुआ हूं, सर मैं 300 क्वेश्चन बना दूंगा तो मैं यहीं बैठा हुआ हूं, 200 क्वेश्चन बना दे तो भी मैं मान जाऊं, नहीं भाई, उससे ऑथेंटिक और रियल तो 100 से ज्यादा किसी में भी नहीं है। बस उनको घुमा घुमा के 40 बार जो है वो उसी टाइप से, हमारे भी रिपीटेड है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हमारे क्वेश्चंस भी रिपीटेड हैं। जैसे कल सिल्वर बॉक्स पढ़ रहे थे हम लोग, और सिल्वर बॉक्स में हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बस उनको पूछने का तरीका चेंज कर दिया, भाषा चेंज कर ली, बाकी बात तो वही है। तो कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, आप तो पकड़ तो कान ही रहे हो। इसका मतलब सबसे पहली बात जो बता दिया वो तय करो कि आपको परेशान नहीं होना है, इन 20 दिन में कुछ नया विचार शुरू नहीं करना है कि मैं चलो अब कुछ नया कर लेता हूं। अब यहां दो टाइप के लोग हैं एक जिसने बहुत अच्छा पढ़ लिया, ये उनके लिए है, एक जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनके लिए तो अभी भी जो है वो समय है, वो 20 दिन में भी बेहतर पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत सारे लोगों की अच्छी है। जो है वो ग्रामेटिकल पोर्शन वो लगातार पढ़ते आ रहे हैं, उनकी अगर दिक्कत है तो लिटरेचर के पार्ट में है, तो वो आप 20 दिन में इजीली कवर कर सकते हो। और टॉपिक देखो, पढ़ने का तरीका क्या होता है मैं बताता हूं आपको। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली बात, 20 दिन का जो मास्टर प्लान है उसमें हमें 4 चीजों पे फोकस करना है। ग्रामर पे भी फोकस करना है, वोकैब पे भी करना है, एनसीईआरटी और लिटरेचर। मेरा जो सिनेरियो है वो ये कहता है कि लगभग अपन को जो है वो 60 से 70 क्वेश्चन तो यहां से मिल जाएंगे आपका। क्यों? क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री भी, फिगर्स ऑफ स्पीच और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री भी मैंने इसी में जोड़ लिया है, तो लगभग 65 से 70 क्वेश्चन तो आपको यहां से लिटरेचर और एनसीईआरटी के मिल जाएंगे। बाकी 30 क्वेश्चन के आसपास जो है वो 25 से 30 क्वेश्चन आपको इस पार्ट में से देखने को मिलने वाले हैं। तो आप एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेकर चलो कि वेटेज तो दोनों ही अच्छे हैं, ये पूरे ले आए और इसमें से कुछ नहीं आया तो भी दिक्कत। अब ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो समझो। देखो ग्रामेटिकल पोर्शन में क्या करना है, सबसे पहले तो पेसेज की बात कर लेते हैं। पेसेज मैंने आपको पहले भी कह दिया कि वो कॉम्प्रिहेंसिव है, और कॉम्प्रिहेंसिव होने का मतलब आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। इसलिए ज्यादा नहीं तो कम से कम जो है वो 10-10 पेसेज तो लगा ही लो, है ना, किसी भी बुक से या कहीं से भी मिले 10-10 पेसेज मिनिमम जो है वो लगा लो। पोइट्री वाले लगा लो, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे अपन ने एक वीडियो भी डाल रखा है कि पेसेज किस टाइप से पूछा जाता है, उसके क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं।
कि भाई पोएट्री वाला पैसेज है तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेता है, राइम स्कीम पूछ लेता है, आपका सिंबल पूछ लेता है, जो है वो टॉपिक के अंदर से कुछ पूछ लेता है, ठीक है, ये कुछ चीजें, ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट पूछ लेता है, सिनोनिम एंटोनिम पूछ लेता है। तो आपका ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं सर आपका जो है वो टॉपिक्स पे। अब टॉपिक पे क्या करना है, शॉर्ट रिवीजन करना है नॉर्मली। देखो एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो किसमें पूछा गया, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो किसमें पूछा गया, अंडरलाइन करके पूछा गया। जैसे आपको ये पूछा गया कि बताओ भैया आपका राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, और अगर इसमें ये पूछा गया जैसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि बताओ गुड क्या है ना, जो एडजेक्टिव है, तो ये मान के चलो कि 5 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 5 में से 4 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपको देखते ही आप कर दोगे, किसी एक आधे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत पड़ सकती है। और थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत जो है वो स्टूडेंट को इतने में से पड़ती है कि एडवर्ब और आपका जो है वो एडजेक्टिव में अंतर उसे समझने में थोड़ी गड़बड़ होती है, बाकी चीजें तो वो इजीली कवर कर जाता है। तो इनको थोड़ा सा समझ लेना, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज कर लो। पूरा उनकी डेप्थ खोदने की जरूरत नहीं है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, क्या है क्या नहीं है, ये वो, अब उसमें इतना, हाँ पढ़ लो, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप आराम से पढ़ लो, नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो, इनके पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज कर लो ताकि कम से कम हमें पता रहे। बाकी अगर इस फॉर्मेट पे पूछा गया तब तो बहुत इजी होगा, मतलब बहुत ज्यादा इजी होगा। और अगर पूछ लिया गया किस फॉर्मेट पे, आपको ये पूछकर जो है वो दे दिया गया कि बताओ भैया आई एम ब्लैक ब्लैंक, अब ये मामला जो है वो आपको पूछ लिया गया कि बताओ प्रेपोजिशन कौन सी आएगी, तो यहां जाहिर सी बात है यहां आपका टॉपिक ही आपका सॉल्यूशन है। इसलिए मैं दोनों तरफ हूं, मैं ये कहूंगा कि एक बार टॉपिक पढ़ लो, है ना, सने सने थोड़ा धीरे, मतलब जो है वो धीरे धीरे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो चीजों को कि हाँ मैंने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। और टॉपिक पढ़ने के लिए क्या करो मैं बता देता हूं। पहली बात, जो एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो नोट्स हैं, नोट्स में से अगर मान लो आपको लगता है कि सर थोड़ा सा मामला ठीक ठीक नहीं बैठ पा रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, और इजी जाने के लिए जो ग्रामेटिकल पोर्शन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल के दिया उसके नीचे की फाइल्स देखो। क्यों? क्योंकि वो क्लास में पढ़ाई हुई फाइल्स है और क्लास में हमेशा इजी वे में लिखा जाता है, शॉर्ट एंड स्वीट वे में लिखा जाता है। इसलिए सबसे पहले तो ये करो, ये बहुत जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें तीनों ही चीजें ये पूछेगा ही पूछेगा, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तक यहां से पूछ सकता है। और वो कौन से हैं कि सर ट्रांसफॉर्मेशन में से नरेशन भी पूछेगा, ट्रांसफॉर्मेशन में से जो है वो आपका वॉइस भी पूछेगा, और खुद आपका ट्रांसफॉर्मेशन यानी नेगेटिव वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछेगा। ठीक है, ये बहुत इजीली सही हो जाते हैं। इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, एक बार रिपीट कर लेना, रीड रिपीटेड रिवाइज, ये मामला बन जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है सर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आपको कुछ नियम लिखवा रखे हैं, तकरीबन 30 के से ज्यादा आपको जो है वो टॉपिक भी पढ़ा रखा है। टॉपिक से अगर मान लो लगे कि सर वीडियो के लिए टाइम नहीं, वीडियो के लिए ज्यादा टाइम मत देना, आप पुराने वीडियोस के लिए ज्यादा टाइम मत देना। क्या करना है, वही फाइल निकाली और फाइल में से जो है वो देख लिया कि अच्छा इन्होंने ऐसे ऐसे समझा रखा है, ये है। इसको पूछा जा सकता है आपका किसमें, एरर में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को किसमें पूछ लेगा, एरर वाले में जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेगा। तो ये विशेष ध्यान रखना। इसके 1-2 सेशन में भी करवाऊंगा अभी लास्ट में कि कैसे एरर वाला क्वेश्चन किया जाता है। ये बहुत मस्ट है आपका। सेंटेंस और क्लॉज वाले क्वेश्चन में से अगर आपकी गलती नहीं हुई तो आप गढ़ जीत जाओगे किसका, ग्रामर का। सेंटेंस या क्लॉज वाले क्वेश्चन में अगर आपने गलती नहीं की तो इसका मतलब आप ग्रामेटिकल पोर्शन में जीत जो है वो हासिल कर लोगे पहले ही दफा। सबसे पहली बात क्यों, क्योंकि यही सबसे ज्यादा गलती होने के आसार होंगे कि कॉम्प्लेक्स का जो है वो कंपाउंड बनाओ, सिंपल बनाओ, सिंपल का कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाओ। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, अभी इसकी जो है वो प्रैक्टिस में मैं तो आपको डेफिनेटली करवाऊंगा, लेकिन जितने सोर्स आपको मिल पा रहे हैं, जितना आपको लग पा रहा है, टॉपिक पढ़ लेना। पहले थ्योरी पढ़ा चुका हूं, थ्योरी एक बार जो है वो हल्की हल्की सी जो है वो दोबारा रीड रिपीट एंड रिवाइज वाली थ्योरी रखो कि भैया मुझे एक बार वापस पढ़नी है। देखो, जिस दिन भी मैं कहूं कि भैया आज मैं एनसीईआरटी का टॉपिक 10 करवाने वाला हूं, यूनिट 10 करवाने वाला हूं, तो उस दिन आपका कायदा बनता है कि आधे घंटा निकालो और यूनिट 10 को जो है वो एक बार फटाफट से जो है वो देख लो कि इसमें ये चैप्टर हैं, ऐसी ऐसी बातचीत की गई है, पहले चैप्टर में ये फैक्ट है। मैं आपको 100% जिम्मेदारी और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वहां से आपने किया, इधर प्रैक्टिस लगाई, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, ना आपके डाउट्स बचेंगे, ना आपके मन में वो चीज जो है वो आप भूल पाओगे कभी भी। तो ये एक तरीका जो है वो ग्रामेटिकल पोर्शन का, पार्ट्स ऑफ स्पीच इस तरीके से। तो थोड़ा सा इसको एक बार जो है वो क्वेश्चंस लगा लेना, और लगभग इससे जो है वो रिलेटेड कम से कम जो है वो 5 से 6 सेशन में आपको दूंगा, मतलब बड़े सेशन 5 से 6 सेशन जो है वो ग्रामर के दूंगा। आपके मेजर सेशंस
मेजर सेशन मेरे जो है वो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि लगभग लगभग वो क्लास जो है वो 2 से 3 आवर्स की 1 घंटे मतलब एक क्लास होगी, 2 से 3 आवर्स की एक क्लास होगी, यानी सारी की सारी चीजें जो है वो अपन लेकर चलेंगे। जैसे एक जो है वो क्लास बड़ी क्लास होगी अपनी 2-3 घंटे की, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले की बात करेंगे। एक क्लास में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, है ना। एक क्लास में किसकी बात करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, तीनों टाइप ऑफ की ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। 2 क्लास ये हो गई आपकी। एक क्लास में जो है वो सेंटेंस और क्लॉज की बात करेंगे। तो 3 तो मोटी मोटी क्लास जो है वो इन्हीं की होगी, तो लगभग 4 से 5 क्लास। एक में एरर हो गए तो इस टाइप से आपको जो है वो 5-6 जितनी भी मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो हम कवर कर पाए उतना मैं आपको सफिशिएंट अमाउंट में एक बार पूरा रिवीजन करवाऊंगा। खासतौर से ये वाला टॉपिक, इसके मैं आपको जो है वो मिनिमम से मिनिमम 300 क्वेश्चन से ज्यादा जो है वो एक बार सोल्व करवा दूंगा। 3 घंटे क्लास में हो जाता आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा टिक लगाने हैं अपन को, सीधा पहले टॉपिक पढ़ लेना है। वोकेबलरी में क्या करना है, आपको एक फाइल दी हुई है ना, बुक में भी दी हुई है, पीडीएफ में भी दी हुई है, सबके पास में है। उसमें वन वर्ड जो दिए हुए हैं ना, बहुत अच्छे वन वर्ड हैं, बहुत अच्छी एडियम्स हैं जो रिपीटेड मोड पे हैं, जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है। और वन वर्ड तो रियल में बहुत अच्छे हैं, साथ में सिनोनिम और एंटोनिम भी दिया हुआ है। बच गया क्या? सफिक्स और प्रीफिक्स जो है वो पढ़ने हैं। सफिक्स प्रीफिक्स का एक टॉपिक जो है वो संभवतः एप्लीकेशन में डाला है या नहीं डाला, मुझे एग्जैक्ट जो है वो पता करना पड़ेगा। बाकी अगर नहीं डाला तो मैं डलवा दूंगा, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है ना। मेरे नाम से जो है वो लगाकर देख लेना, अजय कुमार सर प्रीफिक्स एंड सफिक्स, तो आपको मिल जाएगा। लिया लेट्स लर्न विद अजय सर सफिक्स प्रीफिक्स एंड सफिक्स, तो आपको मिल जाएगा। इडियम्स वाली बातचीत ये मैं आपको बता चुका हूं, वहां से पढ़ लेना, वन वर्ड पढ़ लेना। आपका एंटोनिम सिनोनिम भी उसमें दे रखा है, और होमोफोन्स की एक क्लास जो है वो मैं आपको दे दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और आपकी एक क्लास, इसकी एक आधी क्लास जो है वो वन वर्ड की भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो है वो अब के टाइम पे देखो ये स्टूडेंट ओरिएंटेड ज्यादा है। मुझे लगता है कि हम यानी मैं अगर आपके साथ प्रैक्टिस करवाऊं तो वो ज्यादा ओरिएंटेशन होना चाहिए लिटरेचर का, कि वहां से मैक्सिमम हम कवर कर पाए। और ये तो आप खुद भी जो है वो डेली के अगर ये टारगेट कर लोगे कि मुझे आज एक पेज आज निपटाना है, तो इतने ही वोकैब के पेज हैं कि आप जब तक वो 30 पेज की जो दे रखी है, एग्जाम आएगी एक दो पेज की, भैया आज एक पेज में से वोकैब पढ़ ली है, इसमें से सिनोनिम एंटोनिम पढ़ ले हैं, तो पढ़ लिया बस उतने में ही। और थोड़ा और इजी कर देता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए कि सिनोनिम एंटोनिम जो है वो थोड़ा और इजी वे में पढ़ने हैं, तो ऑप्शनल पढ़ना, एमसीक्यू बेस्ड पढ़ना, जिसमें एबीसीडी दिया हुआ हो। यानी एक वर्ड के 3 सिनोनिम दिए हुए हैं वो मत पढ़ना, वो कंफ्यूजिंग ज्यादा करते हैं इस मामले में, इस टाइम पे। तो ऑप्शनल पढ़ोगे तो वो जल्दी याद होते हैं। डन। तो ये कहां से पढ़ने हैं? नोट्स में दिया हुआ है, वहां से भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर मुझे लगेगा कि इसकी क्लास देने की जरूरत है, जैसे एक प्रीफिक्स और जो है वो सफिक्स की क्लास हो जाएगी आपकी, मैं दोबारा दे दूंगा आपका। एक होमोफोन्स की हो जाएगी, एक अगर चाहेंगे तो इनमें से जो है वो 2 क्लास और दे देंगे, तो लगभग 4 क्लास पहले ग्रामेटिकल की, 4 क्लास जो है वो वोकैबुलरी की, 8 बड़ी क्लास 2-2.5 घंटे की, है ना। ये आपका जो है वो यहां से बनता है, ये 2 में काम हो जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत सारे साथियों का क्वेश्चन था, तो एनसीईआरटी को लेकर लास्ट मोमेंट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है। अच्छा, क्या ईमानदारी से बताओ, किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, जैसे पूरी एनसीईआरटी में अगर हम 2-3 टॉपिक्स को छोड़ दें, जैसे द प्रपोजल को छोड़ दें, वो थोड़ा लंबा है, ठीक है, 2-3 अगर जो है वो चैप्टर्स को छोड़ दें, तो लगभग हमें पूरा चैप्टर पढ़ने में 15-20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। तो मैं आज अगर शुरू करूंगा, देखो आज से ही मान लो ये आप तैयार कर लो, आप तो यूं कर लो कि भैया मुझे कल के दिन में 3 घंटे का टाइम जो है वो किसको देना है? एनसीईआरटी को देना है। ऐसे फिक्स कर लो कि भैया मुझे जो है वो 2 आवर्स जो है वो किसका काम करना है? मिनिमम 2 घंटे, ये मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, इतना मुझे ग्रामेटिकल पोर्शन को देना है। अब मैं ग्रामर में क्या करूंगा? मैं ग्रामर में जो है वो पहले टॉपिक पढ़ूंगा, उससे रिलेटेड, जैसे मान लो कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लिए। उसके ठीक बाद में जो है वो 2 घंटे के बाद में आपका 2 घंटे क्या करना है? मिनिमम 2 घंटे आपको वोकैब पे देने हैं। तो आपके 2 पेज 2 घंटे में इजीली पढ़े जा सकते हैं, ढंग से तैयार भी हो सकते हैं। अब बात आती है किसके बारे में? 3 आवर्स का टाइम मिनिमम आपका होना चाहिए, किसका? एनसीईआरटी का। किसका होना चाहिए? एनसीईआरटी। करना क्या है? जैसे 3 घंटे का अगर आप टाइम देते हो, तो आप ईमानदारी से आप खुद जानते हो कि एक यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 ही तो बड़ी है, जिसमें 7-8 चैप्टर दिए हुए हैं, बाकी तो 11, 12 और 13, 14 तो बहुत छोटी है, वो तो पॉइम्स है। तो करना क्या है कि सर एक बार जो है वो रिपीट करना है टेक्स्ट को, ओरिजिनल टेक्स्ट को रिपीट करना है सबसे पहले। मान लो 1 घंटे में आपने टेक्स्ट रिपीट कर लिया सारे चैप्टर्स का, या फिर ऐसा ना करके आपने क्या किया, 15 मिनट तो टेक्स्ट रिपीट कर लिया और 15 मिनट उसके क्वेश्चन लगा लिए, उसके जो है वो प्रैक्टिस कर ली, फैक्ट को समराइज कर लिया।
फैक्ट को समराइज कर लिया कि जैसे द फन दे हैड है, तो उसमें कुछ कुछ खास खास चीजें कि इसमें दो कैरेक्टर हैं, ऐसी ऐसी बातचीत कर रहे हैं। एक आपका जो है वो मतलब कैरेक्टर आपका कौन है, मतलब अलग अलग दो बच्चे हैं, उनकी उम्र ये है, इस हिसाब से बातचीत कर रहे हैं। ये अपने काउंटी जो है वो इंस्पेक्टर की बात हो रही है, या अपने ज्योग्राफी टीचर की बात हो रही है, रोबो की बात हो रही है ना, इस प्रकार की बातचीत। किस डेट को लिखा गया, मतलब किस डेट की बातचीत कर रहे हैं, ऐसे करके उसके फैक्ट जो है वो एक बार तैयार कर लिए। और ये प्रैक्टिस में बड़ी आसानी से हो सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, पर डे की 1 यूनिट आसानी से पढ़ी जा सकती है। अगर मान लो आप शुरुआती जो है वो 9वीं और 10वीं यूनिट में 2-2 दिन भी लगाओगे ना, 3-3 घंटे, तो भी आप अगले 8 दिन में जो है वो सारी के सारी क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ सकते हो। यानी अभी भी जो 20 दिन बचे हुए हैं उसमें एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी जा सकती है, 2 बार पढ़ी जा सकती है। जो ईमानदार है वो तो करेगा, और जिसको सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि कुछ ना पढ़ा, कुछ ना पढ़ा, कुछ ना पढ़ा, तो फिर तो कुछ ना पढ़ा है भाई। ना तो हमने पढ़ाया, ना किसी और टीचर ने पढ़ाया, फिर तुम पढ़ने के लायक ही नहीं हो। सिंपल सी बात ये है। मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम जो है वो एनसीईआरटी को 3 घंटे देके आप जो है वो 6 घंटे में एक चैप्टर, एक यूनिट नहीं कर सकते। 6 घंटे में 6 चैप्टर नहीं पढ़ सकते अपन, जबकि हमने पहले से पढ़ रखा है, मैक्सिमम तो पढ़ रखा है हमने। तो 2 बार रिवाइज हो जाएगा। अभी तो एनसीईआरटी मिनिमम 2 बार रिवाइज कर लो एग्जाम से पहले। टेक्स्ट रिवाइज करना, जितनी बार पढ़ो उतनी बार पहले ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना, यह बात ध्यान रखना। उसके बाद में प्रैक्टिस करना, उसके बाद में फैक्ट को समराइज करना। पोइम में, अच्छा इनमें चैप्टर्स में कुछ अच्छे चैप्टर्स का नाम पूछे जाने की संभावना दिखती है, लेकिन कोई फैक्चुअल है नहीं कि साहब ऐसा होगा ही। अब देखो, है ना, मैं मतलब बहुत ज्यादा रिजिड तो नहीं हूं कि नहीं आएगा ही आएगा। बाकी हो सकता है जैसे मान लीजिए कि द लॉस्ट चाइल्ड है, वो जो है वो रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ है। रस्किन बॉन्ड हमें ऑलरेडी अपनी शॉर्ट स्टोरीज में दिया हुआ है, तो उससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए भविष्य में, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो सिर्फ चैप्टर के जो है वो राइटर का नाम तक पढ़ लो तो वो बेहतर है। बाकी पोइट का जो है वो मेन पढ़ना है, कि सिर्फ पोइट का पढ़ना है कि पोइट का नाम क्या है ना, आपका डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी, फिर उसमें राइम क्या है, उसकी जो है वो मीटर अगर दिया हुआ है, उसकी फॉर्म कौन सी है, वो लिरिक है, बैलेड है, आपका जो है वो ओड है, ये सारी चीजें। साथ साथ में जो है वो पोइम को डेप्थ में पढ़ना है, जैसे लिटरेरी डिवाइस में वो किसका सिंबल है, क्या वहां कोई मेटाफरिकल जो है वो वर्ड यूज हुआ है, क्या वहां कोई सिमिली यूज हुई है, क्या वहां जो है वो किसी प्रकार की पैराडॉक्स या आयरनी का यूज हुआ है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपने सारे टेक्स्ट में सब कुछ बता रखा है, एवरीथिंग। जो पोइम वाला पॉइंट है उसमें A to Z बता रखा है कि भैया क्या क्या आया है और क्या नहीं आया। हर एक वर्ड पे बात कर रखी है कि इसका मीनिंग भी क्या होगा। अपन तो वर्ड टू वर्ड चले, पूरी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ा रखी है। ठीक है, अब अपनी तरफ से क्या है सर, देखो 9वीं यूनिट अपन ने कंप्लीट कर ली है एप्लीकेशन में, 10वीं यूनिट जो है वो चालू करी थी, है ना। अब मैं आपको फिर बता दूं कि इन यूनिट को मैं जो है वो लगूंगा ना, प्रैक्टिस की अगर बात करूं तो मैं आपको 5 क्लास में, अगली 5 क्लास में 2-2 ढाई घंटे की क्लास में पूरी एनसीईआरटी दोबारा पढ़ा सकता हूं। सिंपल है भाई, अपना लॉजिक सीधा सा सिंपल है। 10 घंटे अगर मान लो 10 से 15 घंटे अगर जो है वो किसी क्लास को आप दे रहे हो, तो आपको लगता नहीं है 10 से 15 घंटे में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस रिवाइज किए जा सकते हैं? 15 घंटे बहुत होते हैं भाई। आप तो 2 बार 3 बार रिवाइज कर लो भले ही। जिसको लगता है कि वो 6 दिन में रिवाइज कर लेगा तो 6 18 ही होते हैं भाई। 3 बार रिवाइज हो जाएगी एनसीईआरटी, और हो जाएगी अगर रिवाइज करोगे तो। और आप वो करोगे कि चलो सर ने ये क्वेश्चन करवाए हैं, मैं उसकी तरफ जाता हूं, उसने कौन से क्वेश्चन करवाए हैं, मैं वहां 2 घंटे खराब करूंगा, मैं उसकी तरफ जाता हूं। अरे मूर्ख मत बनो, सीधी सिंपल सटीक सी बात है। ये जिसको तैयार है ना, मैं कुछ भी करवाऊं और कुछ भी नहीं करवाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे क्वेश्चंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं आता है, आपको लगता है कि आप ऑप्शन वाइज सब कुछ याद कर लोगे, लगता है किसी को कि ऑप्शन वाइज सब कुछ याद किया जा सकता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसलिए रिवाइज करो, ढंग से रिवाइज करो इसको। रही बात लिटरेचर की पार्ट की, जो अपने आप में गंभीर विषय स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ था, सबसे पहली बात फॉर्म्स ऑफ पोएट्री और फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपको 5 से 6 क्वेश्चन तक देखने को मिलेंगे। तो इससे थोड़ा सा जो है वो बढ़िया तरीके से डील करना। कैसे कि सर पहले तो इसको पढ़ना, जैसे सोनेट क्या है उसको पूरा पढ़ना कि सोनेट क्या है, ओरिजिन क्या, कहां से हुआ, सोनेटो क्या है, सोनेटो का अर्थ क्या है, पेट्रार्क कौन है, आपका जो है वो जियाकोमो डी लेंटनी जो है वो कौन है, या इसके बाद में जो है वो वाइट कौन है, सरे कौन है, मतलब किन किन लोगों ने जो है वो कौन सी शताब्दी में ये लेकर आए। फिर सोनेट के टाइप कितने हैं, ओड क्या है, ओड के टाइप कितने हैं, है ना, आपकी कहां से ओड की शुरुआत हुई है, पिंडारिक ओड क्या है, रेगुलर ओड क्या है, इरेगुलर ओड क्या है ना। इस टाइप की हर एक छोटी से छोटी बातचीत। आपका जो है वो स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड क्या है, A to Z
वोल्टा क्या है, सबसे पहले तो इसकी की टर्म्स पता होनी चाहिए, है ना। ओटावा रीमा क्या है आपका जो है, वो हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे जो अपन ने भी दे रखा है, थोड़ी एक्स्ट्रा रिसर्च खुद भी कर सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कुछ जो है वो ज्यादातर पूछता है। फिर इससे रिलेटेड 100-200 क्वेश्चन लगा लो। जैसे मैं आपको एक जो है वो ढंग का सेशन इसका और एक ढंग का सेशन इसका दूंगा तो भी काम हो जाएगा। 100-125 क्वेश्चन तो अपन लगा लेंगे एक एक सेशन में। पोइम आपको 5 दी हुई, 5 पोइम में क्या करना है, जो लोग द स्काई इज योर प्लेटर को, यानी गुरु नानक देव जी को जो लोग हल्के में ले रहे हैं उनके लिए वो भारी पड़ सकता है, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हम उनको बिल्कुल हल्के में लेके सोच रहे हैं कि साहब इसमें से तो बहुत नॉर्मल नॉर्मल सा है, कई बार बहुत हल्की चीज भारी पड़ जाती है, रीजन हम उसको बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हैं। ओड टू ऑटम, इनमें से अगर 5 पोइम की आप बात करो तो इंडियन वेवर्स आपका जो है वो इंडियन वेवर्स बहुत सिंपल है। अगर थोड़ा डिफिकल्टी की अगर बात करो तो ओड टू ऑटम की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है जो आपको समझनी होगी। और अब प्रेयर फॉर माई डॉटर की लैंग्वेज में भी बहुत सारी जो है वो, जैसे हेलेन ऑफ ट्रॉय का वर्णन किया गया है, आपका जो है वो बहुत सारा चीजें अलग अलग तरीके से उसमें बाइबलिक जो है वो कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज भी उठाए गए हैं, तो वो पूरा पढ़ो, उसको ढंग से पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो, उससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, डेप्थ क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो है वो कैशुरियाना ट्री और आपका इंडियन वेवर्स या स्काई द प्लेटर, इसमें कोई बहुत जो है वो अलग क्वेश्चन नहीं है। कैशुरियाना ट्री के भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, जैसे उसमें आपको सिंबॉलिक क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं तो पूछे जा सकते हैं। तो पोइम में क्या करना है, पोइम में सबसे पहले राइट जो इसका पोइट है, जैसे और कैशुरियाना ट्री की पोइट जो है वो पोइट कौन है, तोरूदत्त है। अब तोरूदत्त के बारे में उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि तोरूदत्त के थोड़ी डेप्थ आप कहां पढ़ लोगे, जब आप इंडियन राइटर्स को पढ़ोगे तो वैसे ही पढ़ लोगे। लेकिन मैं किसी और की बात कर लेता हूं, जैसे विलियम बटलर येट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो है वो विलियम बटलर येट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो जिन्होंने ए प्रेयर फॉर माई डॉटर लिखी, तो पढ़ना क्या है, इनके बारे में नॉर्मल सी बातचीत क्या है, किसने लिखी, कब लिखी, है ना, किस अंदाज में लिखी। तो इस स्पेशली इसी पोएम के पीछे बैकग्राउंड काम करता है मॉड गॉन, जो उनकी प्रेमिका रही, जिसको उन्होंने कई बार प्रपोज किया और उसने रिजेक्ट कर दिया, उसकी कहानी इसमें जो है वो बहुत मैटर करती है। और उन्होंने जिससे शादी की 1904 में, वो कौन थे, आपका जॉन जो है वो मैकब्राइड थे, तो उनका भी एक जो है वो रेफरेंस दिया गया है। तो उस टाइप की सारी चीजें पढ़ के रखनी है। फिर आना है किसके ऊपर, फिर आना है पोएम के ऊपर। लेकिन अच्छा, दूसरी बात कर रहे हैं भाई, आपका जो है वो विलियम बटलर येट्स के अलावा जो है वो ऑड टू ऑटम में आप जॉन कीट्स की तरफ जाओ, तो जॉन कीट्स की तरफ कैसे चलना है कि सर इसके बारे में नॉर्मल चीजें कीट्स के बारे में, फिर मेन बातें किसके बारे में, ऑटम के बारे में। ऑड टू ऑटम के बारे में उसका मीटर है, राइम स्कीम है। अच्छा, उसमें कुछ पर्टिकुलर लाइंस का बहुत विशेष ध्यान रखना, जैसे एक तो सबको है ना, मैं आपको फिर बता दूं, पोइम की 5 पोइम है, हालांकि जो द स्काई इज योर प्लेटर जो है वो तो मतलब उतना नहीं है, उतना स्पेसिफिक उसका नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ट्रांसलेशन है। बाकी की 4 पोइम की जो स्टेंजा है ना, उसमें स्टेंजा की पहली लाइन या कोई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जो आपको लगती है, मैं हालांकि दोबारा रिवाइज करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पूरी पोइम जो 5 पोइम है उनमें से 10 लाइन तो याद रखना। वो क्या करेगा, वो सीधा लाइन उठाकर दे देगा। वो क्या दे देगा, सीधा लाइन उठाकर दे देगा और फिर पूछ लेगा कि ये जो है वो लाइन किसकी है या ये अर्थ किसका अर्थ देती है ना। कई बार ऐसा भी दिया जाता है कि जो फाइनल स्टेंजा है, मतलब जो है वो लास्ट स्टेंजा की फाइनल लाइन जो है वो किसका अर्थ देती है, तो वहां मामला पिट जाएगा। फिर ये विशेष ध्यान रखना। इसलिए क्या करना है, पोइम्स को इस तरीके से पढ़ते चलना है। प्रोज ऑफ स्टडीज आपका, इसके अलावा जो है वो ऑन गोइंग अ जर्नी, और आपका तीसरा जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक ऑफ स्टडीज हो गया, एक ऑन गोइंग अ जर्नी हो गया। अब सुनो, अगर बात करें प्रोज पार्ट के रिगार्डिंग, तो तीनों के तीनों जो पार्ट दे रखे हैं आपको, तीनों के तीनों पार्ट दे रखे हैं, अम्ब्रेला मोरल्स, ऑन गोइंग अ जर्नी और आपका ऑफ स्टडीज, तीनों के टेक्स्ट पढ़ने। ऑफ स्टडीज को तो इतना बढ़िया तरीके से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि फ्रांसिस बेकन के बारे में फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत तगड़ा पूछा गया था, है ना, सीधे सीधे टेक्स्ट में से कि पोइट्री क्या बनाती है, साहब वाइज बनाती है कि विटी बनाती है, या किस तरीके का आधार देती है ना, आपका जो है वो लर्निंग आपको क्या दे रही है, रीडिंग आपको क्या बना रही है, किस टाइप की जो है वो स्टडी के बारे में वो कह रहा है, ज्यादा स्टडी करने से क्या होगा। ओरिजिनल टेक्स्ट से चलना है, खेला वहीं से शुरू और वहीं खत्म करेगा। वही आपका जो है वो ऑन गोइंग अ जर्नी में कोई बहुत ज्यादा अलग बातचीत नहीं की गई है। विलियम हैजलिट ने बार बार घूम फिर के जो है वो सोलिट्यूड की या जो है वो सोलो जर्नी के बारे में बातचीत की है। और अम्ब्रेला मॉरल्स, जिसके बारे में मैं पहले भी प्रैक्टिस करवा चुका हूं, वहां मॉरल ऑफ अम्ब्रेला की बात हुई है कि चीटिंग नहीं है साहब, ये तो अम्ब्रेला मॉरल है। फिक्शन में आपके जो है वो दोनों पार्ट और ड्रामा में आपके दोनों पार्ट। अभी फिलहाल जो है वो आज की डेट में कोर्स में एक जो है वो डला है इन चारों में से, ठीक है, और वो कौन सा है, द सिल्वर बॉक्स। अच्छा, मेरा इनको जो है वो लेट करने के पीछे बहुत सारे तर्क हैं और मैं एक्सप्लेनेशन पर बिलीव नहीं करता।
देखो हर चीज अगर सबको बताने लगेगी, क्यों? जिन तुर्रम खान जो है वो लोगों ने पहले से इसको पढ़ा दिया, उनकी पीपीटियां उठा के देखना, उनको जो है वो मतलब वहां से बातचीत करना, कोई मतलब जो है वो 4 पेज में करवा रहा है, कोई 2 पेज में करवा रहा है, कोई 3 पेज में करवा रहा है, समरी करवा के पूरा जो है वो ड्रामा खत्म किया जा रहा है। जो ड्रामा जैसे सिल्वर बॉक्स है तो वो भी कितना बड़ा है, समझ रहे हो? तो पॉइंट टू पॉइंट मेरा विशेष मुद्दा यही था कि जब भी इसको पढ़ाया जाए, जैसे हमने सिल्वर बॉक्स पूरा पढ़ लिया, पूरा याद है, अब हम जो है वो डेविड कॉपरफील्ड पढ़ रहे हैं, वो पूरा याद होगा, 100% याद होगा, ए टू जेड याद होगा। सेम मर्चेंट ऑफ वेनिस के साथ में होगा और सेम जो है वो मिसेस डेलोवे के साथ में होगा कि जो पढ़ेंगे वो एग्जैक्ट तैयार है, उसमें बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे सिल्वर बॉक्स में किसी भी टाइप का क्वेश्चन था, हम टेक्स्ट के आधार पर कर रहे हैं, तो सेम वो चीज जो है वो वहां पर आपको दिखाई जाएगी। इसलिए ये बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, मे बी समझ रहे हो? शॉर्ट स्टोरीज पर जाना है तो शॉर्ट स्टोरीज में तीनों बातें हुई है, द इंग्लिश टीचर के बारे में, काबुली वाला के बारे में और रूम ऑन द रूफ के बारे में। थोड़ा डेप्थ वीडियोस में आपको इन पर जो है वो दोबारा भी दूंगा, थोड़े डेप्थ वीडियोस है ना। एक तो हमने मतलब शॉर्ट स्टोरीज को शॉर्ट स्टोरीज के टाइप में तो पढ़ लिया, डेप्थ के तौर पे जो है वो कुछ और कंसाइज करके बेटर कंटेंट के साथ में एक बार फिर से मैं आपके सामने इसको परोसने वाला हूं, ठीक है। प्रोज ये फिक्शन और ड्रामा आपको जो है वो जितना पढ़ाऊंगा वो सफिशिएंट होगा। प्रोज आपको जितना पढ़ा रखा है सफिशिएंट है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उतना भी पढ़ लिया तो क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों ही ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ा रखे हैं। सिर्फ विलियम हैजलिट को जो है वो हमने समराइजेशन के तौर पे मतलब एक तरीके से रिपोर्ट ली है उसकी, बाकी ओरिजिनल टेक्स्ट से। ऑन गोइंग जर्नी भी ओरिजिनल टेक्स्ट से, सॉरी अम्ब्रेला मॉरल्स भी ओरिजिनल टेक्स्ट से हैं और आपका ऑफ स्टडीज भी ओरिजिनल टेक्स्ट से ही है। ये भी आपको जो है वो इन डेप्थ पढ़ा रखी है सारी पोइम्स, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से अर्थ बता रखा हो कि स्टेंजा का इस स्टेंजा में ये हुआ है, इस स्टेंजा में ये, इस स्टेंजा में ये, तो हो गया ये, फिर समझ रहे हो? शॉर्ट स्टोरी भी दोबारा हो जाएगी। इंडियन राइटर्स को लेकर ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। इंडियन राइटर्स अभी अपने जितने भी बाकी हैं वो एक दिन में आपको लगभग जो है वो 4 से 5 घंटे की क्लासेस बाकी है इसमें, तो वो भी डाल देंगे साथ में। जो है वो सुनो, इंडियन राइटर्स को मैं दोबारा जब कंसाइज करवाऊंगा तो और छोटा कर दूंगा, मतलब टोटल पूरे के पूरे जो है वो 15 इंडियन राइटर्स को मैं 2 घंटे में जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे आपके लिए। तो लगभग 150 क्वेश्चन में ही कंसिस्ट कर दूंगा मैं, जितने जितने मोटे मोटे पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा इंडियन राइटर्स जिनके बारे में पूछा जाता है वो है सरोजिनी नायडू, कमला दास, आपके आर.के. नारायण साहब, रस्किन बॉन्ड और आपके जो है वो एक रविंद्रनाथ टैगोर, नजीम इज़िकिल है, उसके बारे में तो बहुत सारे हैं, शशि देशपांडे हैं, है ना। लेकिन मूल तौर पे हमने बातचीत करी है जिनके बारे में ज्यादातर जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। फिर बाकी जो लोग हैं उनके कुछ खास वर्क्स से रिलेटेड जो है वो एग्जामिनेशन ज्यादातर क्वेश्चन बनाता है। तो अभी इसमें से भी जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और लगभग आप ये मान के चलो कि 15 से पहले अगले 15 दिन में जो है वो मैं आपको मेरी तरफ से जो है वो मिनिमम से मिनिमम 40 सेशन ऐसे प्रोवाइड करवाऊंगा, तो अच्छे सेशंस होंगे। 40 सेशन बहुत होते हैं, मेरे वाले 40 सेशन मतलब भारी पड़ जाएंगे, 40 तो बहुत है, जिसमें एनसीईआरटी भी है, लिटरेचर भी है, सारे कवर हो जाएंगे दोबारा से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाहर भटकने के बजाय टेक्स्ट पर भटको। अगर किसी को यह लगता है कि उसको क्वेश्चंस उसके कम बन रहे हैं, है ना, ऑफ स्टडीज के क्वेश्चन सर मेरे कम बन रहे हैं, मैं वहां से जाके देख लेता हूं, मैं वहां से जाके देख लेता हूं, तो वहां भी कम ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि दिक्कत क्वेश्चन में नहीं है, दिक्कत है अंडरस्टैंडिंग में, उस जो है वो कंटेंट जो है वो कंटेंट में, उस कंटेक्स्ट में दिक्कत है। तो क्या करना है? टेक्स्ट पढ़ लेना है। क्या कर लेना है? टेक्स्ट पढ़ लेना है, ढंग से पढ़ लेना है, प्यार से पढ़ लेना है और काम हो जाएगा। इसी के साथ में हम देंगे इस वाणी को विराम। अब इस पर जो है वो बाकी बातचीत आप खुद समझदार है, बार बार नहीं कहूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यूट्यूब पे मिनिमम टाइम कर दो, मिनिमम से मिनिमम टाइम जितना है उसको पढ़ लो ईमानदारी से। मैं अपने जो है वो मतलब स्टूडेंट से कह रहा हूं, मेरे साथियों से कह रहा हूं, बाकी स्टूडेंट्स की तो मैं बात नहीं करूंगा, वो उनका जैसा है वो उनका परसेप्शन है। मैं अपने विद्यार्थियों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जितना डाल रखा है, अगर आप प्रेयर फॉर माय डॉटर डाल रखी है उसको 3 बार पढ़ लो, वो भी मोर देन सफिशिएंट है, उसमें से भी बाहर नहीं जाएगा। ऑफ स्टडीज जितना डाल रखा है उसको भी 3 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, 7 बार पढ़ लो, उतना भी याद हो गया तो मैं आपको गारंटी देता हूं एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बनाएगा कहां से? ओरिजिनल टेक्स्ट से क्वेश्चन बनाएगा। अब हां, अगर ऐसा हो गया कि उसने ये पूछ लिया कि साहब जो है वो फ्रांसिस बेकन जो है वो मतलब कुछ और ही अलग ही, कि फ्रांसिस बेकन के बारे में ये बातचीत किसने कही थी, समझ पा रहे हो, है ना, कि एक्स पर्सन ने जो है वो फ्रांसिस बेकन के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था, तो फिर तो ABCD जय माता दी तुम भी करोगे, दूसरा भी करेगा। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें नहीं आ रहा वो किसी को नहीं आ रहा, ये बात ध्यान रखना। इसलिए टेंशन लेनी ही नहीं है। जिन लोगों को अभी भी प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना है, तकरीबन 100 घंटे से ज्यादा की क्लास
है ना। 100 घंटे से ज्यादा की क्लास जो है वो मैं इन सेशंस में देने वाला हूं। ये आपके लिए ग्रामर, वोकैब, लिटरेचर और एनसीईआरटी का रामबाण साबित होगा। अभी भी इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपने कहीं से भी ज्वाइन कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है। 699 इसकी प्राइस है। ई बुक इसके साथ में जो है वो आपको मिल जाएगी। रही बात आपके जो है वो अभी जिन लोगों को लिटरेचर में डाउट है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपने उसी तरीके से पढ़ा है ना, कि सिल्वर बॉक्स आप जो है वो आपने सिर्फ 4-5 पीपीटी में पढ़ रखा है, तो भाई गड़बड़ है मामला। कल को क्वेश्चन नहीं बनेंगे और आप सीधे ही पीछे हो जाओगे। लिटरेचर में अगर 10-15 क्वेश्चन जो है वो इधर उधर हो गए तो फिर तो पिछड़ ही गए हैं पूरी तरीके से ही। तो अच्छा डेप्थ कंटेंट लेने के लिए एक बार आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। 1049 इसकी प्राइस है और बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ में अभी भी लगातार ही जुड़ रहे हैं। इसमें सब कुछ फ्री है, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशन भी इसमें फ्री है, टेस्ट सीरीज भी फ्री है ना, कंटेंट भी फ्री है, सारी चीजें जो है वो उसमें मिल जाएगी और पूरा लिटरेचर इसमें मिल जाएगा। जितनी क्लासेज मैं बता रहा हूं वो सारी इसमें देखने को मिल जाएगी। ये टेस्ट सीरीज है 349 की जो चल रही है, और ये साथ में जो है वो फर्स्ट ग्रेड और आपका फर्स्ट ग्रेड का प्रीलिम्स और मेंस का बैच जो है वो साथ में प्रीलिम्स प्लस मेंस का भी चल रहा है। करना क्या है, लेट्स लर्न विद अजय सर के एप्लीकेशन पर जाना है। इस प्रकार का एप्लीकेशन दिखाई देगा, डाउनलोड करना है और अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो इस नंबर पर मैसेज कर देना है। ठीक है, होप करता हूं कि आप सब जो है वो मेरी बात से सहमत होंगे। समय इधर उधर गवाए बिना अपनी मेहनत को बरकरार रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।